मैं 2000 मजदूरों को लेकर सड़क किनारे बंद होने की कगार पर पहुंचे एक लंच बॉक्स स्टॉल को इतना मशहूर बना चुका था कि वह वायरल हो गया। लेकिन उसने पलटकर यही कहना शुरू कर दिया कि हम मजदूर बहुत ज्यादा खाते हैं, इसलिए उसने खास तौर पर हमसे दोबारा चावल लेने का अलग चार्ज लेना शुरू कर दिया, जबकि बगल में नई खुली म्यूजिक एकेडमी के छात्रों को वही लंच बॉक्स पुराने दाम पर देता था। मैं उससे इस बात पर बहस करने गया, लेकिन उसने नफरत भरे अंदाज में कहा, एक ही 6 युआन के लंच बॉक्स हैं, लेकिन वे छात्र बहुत कम खाते हैं, उन पर आने वाला कॉस्ट तुम्हारे 1/3 से भी कम पड़ता है। तुम्हारा बिजनेस न भी करूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ के लिए चुप रह गया। लगता है उसे अभी तक ये नहीं पता था कि सामने वाली डांस एकेडमी मेरी पत्नी चलाती है। पुराने झाव का लंच बॉक्स स्टॉल आसपास का इकलौता स्टॉल था। स्वाद भले ही सामान्य था, लेकिन खाना भरपूर मिलता था और चावल व सूप मुफ्त में दोबारा मिल जाते थे। मजदूरों के लिए पैसा कमाना आसान नहीं होता, इसलिए वे स्वाद की परवाह नहीं करते थे। इसी वजह से मैं पिछले 3 सालों से सभी मजदूरों को यही खाना खिला रहा था। उस दिन दोपहर का काम खत्म करके मैं अपने साथियों के साथ स्टॉल की ओर जा रहा था कि सामने से खाना खाकर लौट रहे कुछ मजदूरों ने मुझे रोक लिया। इंजीनियर लिन, लंच बॉक्स स्टॉल ने नया नियम बना दिया है, अब दोबारा चावल लेने पर 2 युआन देने पड़ेंगे। मुझे हैरानी हुई। शुरू में मैंने इस स्टॉल को अपनी बेटी के स्कूल के पास देखा था, तब यहाँ मुश्किल से कोई ग्राहक आता था। जब मैं इसे निर्माण स्थल के पास लेकर आया, तभी इसका बिजनेस चल पड़ा। अब नए इलाके में निर्माण स्थल के लंच बॉक्स की बात होती है तो हर कोई पुराने झाव के स्टॉल को ही जानता है। निर्माण स्थल से उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी थी, इसलिए उसने खुद कहा था कि मजदूरों के लिए चावल और सूप दोबारा बिल्कुल मुफ्त रहेंगे। फिर अब अचानक पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हुआ तो उस मजदूर ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, इंजीनियर लिन, खुद जाकर देख लीजिए, वहाँ बोर्ड भी लगा दिया गया है। मैं पास गया तो देखा कि सचमुच पुराने झाव ने खाने के बर्तनों के पास एक नोटिस बोर्ड लगा रखा था, जिस पर लिखा था, दोबारा चावल लेने का चार्ज 2 युआन। तभी उसने एक बड़ा चावल परोसने वाला चम्मच उठाया और उस बोर्ड पर जोर जोर से ठठक मारते हुए बोला, तुम लोगों की आंखें खराब तो नहीं है? अगर नहीं है तो साफ साफ पढ़ लो, दोबारा चावल चाहिए तो पहले पैसे दो। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उसने लंच बॉक्स की क्वालिटी घटाई थी। सच कहूं तो उसके खाने का स्वाद कभी खास नहीं था, लेकिन मेज पर हमेशा उसकी पत्नी के हाथ की बनी एक तीखी चिली सॉस रखी रहती थी। वह इतनी नमकीन और तीखी होती थी कि खाने का मजा 2 गुना हो जाता था। मजदूर पूरे दिन मेहनत करते थे, इसलिए उन्हें शरीर में नमक की जरूरत होती थी और सभी उस चिली सॉस को बहुत पसंद करते थे। लेकिन 2 महीने पहले अचानक वह चिली सॉस मेज से गायब हो गई। मैंने पुराने झाव से पूछा तो उसने तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा और बोला, चिली सॉस होने से तुम लोग 2 कटोरी चावल ज्यादा खा जाते हो, इससे मेरा नुकसान होता है, इसलिए अब इसे नहीं रखा जाएगा। उसकी पत्नी समझदार थी, उसने तुरंत अपने पति का हाथ पकड़कर मुझे शांति से समझाया, छोटे लिन, बात वैसी नहीं है। जिस खास मिर्च से यह चिली सॉस बनती थी वह अब मिल नहीं रही है और दूसरी मिर्च से उसका स्वाद नहीं आता, इसलिए हमने इसे बनाना ही बंद कर दिया। मैं जानता था कि असली बात वही थी जो पुराने झाव ने कही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर शुरुआत में सिर्फ लंच बॉक्स देने की बात हुई थी, चिली सॉस देना कोई शर्त नहीं थी, इसलिए मैंने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन कई मजदूर आपस में शिकायत करने लगे। पहले चिली सॉस बंद हुई और अब दोबारा चावल लेने पर भी पैसे लगने लगे। मैंने मजदूरों के लिए एक बार फिर बात करने की सोची और अनजान बनकर पुराने झाव से पूछा, पुराने झाव, यह नियम तो बाहर से आने वाले ग्राहकों के लिए होगा ना? उसने तुरंत जवाब दिया, बकवास मत करो, यह नियम खास तुम्हारे निर्माण स्थल के मजदूरों के लिए ही है। अगर मैं कोई कदम नहीं उठाता तो तुम जैसे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग मेरा पूरा लंच बॉक्स स्टॉल ही बंद करवा देते। उसकी यह बात सुनते ही मेरे साथ आए सभी मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। मजदूर शियाओ लियू ने एक लंच बॉक्स उठाकर सीधे पुराने झाव के सामने खोल दिया और बोला, जरा खुद ही बताओ, तुम्हारे इस खाने से भला हम तुम्हारा बिजनेस कैसे बंद कर सकते हैं? देखो तो सही, पूरे लंच बॉक्स में सिर्फ 3 टुकड़े ब्रेस्ड पोर्क के हैं और वो भी पूरे के पूरे चर्बी वाले। पुराने झाव ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम अंधे हो? ये दुबला मांस नहीं दिख रहा? मैंने ध्यान से उन ब्रेस्ड पोर्क के टुकड़ों को देखा, उनमें दुबला मांस तो दूर, ठीक से सोया सॉस तक नहीं डाली गई थी। पूरा मांस सफेद सफेद दिख रहा था, जिसे देखकर ही भूख मर जाए। फिर उसने चावल दिखाते हुए कहा, और ये चावल देखो, पहले से आधे रह गए हैं। कहा था 6 युआन में एक नॉन वेज और 3 वेज डिशेज, लेकिन जरा सब्जियां देखो, उन 3 बड़े चर्बी वाले टुकड़ों के अलावा इसमें जरा भी मांस है क्या? मांस कम दिया तो भी चलो मान लिया, लेकिन सब्जियों के साथ भी ऐसा धोखा। ये हरी सब्जी पीली पड़ चुकी है, आलू के छिलके तक नहीं उतारे, बड़ी मिर्च को कम से कम काट तो देते, सब्जियां खराब हैं, ऊपर से अब नमक तक डालना बंद कर दिया है। इतना फीका खाना कोई कैसे खाए? शियाओ लियू बिल्कुल सच कह रहा था। जब पुराने झाव ने पहली बार हमारे निर्माण स्थल के लिए लंच बॉक्स बनाना शुरू किया था, तब वह जरा भी लापरवाही नहीं करता था। स्पाइसी चिकन में सिर्फ चिकन ही चिकन होता था, ग्रीन पेपर पोर्क में भरपूर मांस होता था, सब्जियां अच्छी तरह धोई जाती थी और तेल, नमक, सोया सॉस, सिरका, किसी चीज की कमी नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से उसने इतनी कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी थी कि खाना खाने वालों की जुबान तक बेस्वाद हो गई थी। फिर भी पुराने झाव को जरा भी शर्म नहीं आई। उसने शियाओ लियू के हाथ से लंच बॉक्स छीन लिया और बोला, अगर पसंद नहीं है तो दफा हो जाओ। किसने तुमसे कहा था मेरा खाना खाने? कहते हो खाना फीका है, ये क्यों नहीं कहते कि तुम लोगों की आदत ही बहुत तेज मसाले खाने की है? जानते भी हो सिर्फ तुम्हारे लिए खाना बनाने में मेरे सीजनिंग पर कितना खर्च आता है। छोटे लिन, शुरू में तो तुम ही मुझे यहाँ लाए थे और अब तुम ही लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है? कोई ऐसे भी करता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाएगा, लेकिन मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था। अगर मैं उससे उलझ जाता तो मजदूर और वह आपस में मारपीट पर उतर आते। मैंने शांत होकर कहा, पुराने झाव, मैंने किसी मजदूर को तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया, तुम्ही ने खाने का स्टैंडर्ड बहुत नीचे कर दिया है। शुरू में हमारी बात हुई थी कि 6 युआन में एक नॉन वेज, 3 वेज डिशेज और मुफ्त में दोबारा चावल मिलेगा। पहले तुम चिली सॉस देते थे, फिर बंद कर दी, हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद गाढ़ा सूप पतला हो गया, फिर सूप भी बंद कर दिया और आज तो मुफ्त में दोबारा चावल देना भी बंद कर दिया। क्या ये हमारी गलती है? तभी दूसरे मजदूर बोले, हाँ, तुमने लंच बॉक्स में खाना भी कम कर दिया है। हम सुबह भर मेहनत करते हैं और तुम इतना सा खाना देते हो, इससे हमारा पेट कैसे भरेगा? पुराने झाव गुस्से से
चिल्लाया, तुम लोग सब गरीब और भूखे भूत हो क्या? जितना भी खाना दूं तुम्हारा पेट नहीं भरता। उसकी पत्नी ने देखा कि वह बहुत बुरी बातें कर रहा है तो जल्दी से उसे रोकने आई, लेकिन उसने उसे झटक दिया और कमर पर हाथ रखकर बोला, मैं क्यों ना बोलूं? तुम जैसे मजदूर बस फायदा उठाना जानते हो। पता चल गया कि 6 युआन में पेट भर खाना मिलता है तो जानवरों की तरह टूट पड़ते हो। तभी एक मजदूर चिल्लाया, बकवास मत कर, कौन तुम्हारी इस एक वक्त की रोटी का मोहताज है? अगर हमारे इंजीनियर लिन ने तुम्हारे पूरे परिवार की हालत देकर मदद न की होती तो कौन तुम्हारा ये बेकार खाना खाने आता? अब जब बिजनेस चल पड़ा है तो एहसान ही भूल गए। तुम दोनों पति पत्नी सच में एहसान फरामोश हो। मुझे वह दिन याद आ गया जब मैं अपनी बेटी के स्कूल के पास पुराने झाव से मिला था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा चिंता से भरा था। बातों बातों में पता चला कि उसके माता पिता बिस्तर पर पड़े हैं। बड़ा बेटा हाई स्कूल में पढ़ता है और छोटी बेटी मिडिल स्कूल में। उसकी हालत पर तरस खाकर मैंने उसके 20 लंच बॉक्स खरीदकर मजदूरों को छकने के लिए दिए। उस समय सभी मजदूर अपना खाना घर से लाते थे जो बहुत झंझट भरा था। गर्मियों में खाना खराब हो जाता था और सर्दियों में जम जाता था। जब सबने सुना कि 6 युआन में पेट भर खाना मिलेगा तो सब खुश हो गए और उसी दिन से पुराने झाव ने निर्माण स्थल के लिए लंच बॉक्स बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ 3 साल में ही उसका मन बदल गया। जब मैंने देखा कि मजदूर हाथ उठाने वाले हैं तो मैं तुरंत उनके सामने आ गया। ये लोग सालों से निर्माण स्थल पर काम करते थे। उनके हाथों में बहुत ताकत थी। अगर किसी को गंभीर चोट लग जाती तो बड़ी मुसीबत हो जाती। मैंने कुछ शांत मजदूरों की मदद से गुस्से में भरे लोगों को पीछे किया और फिर शांत होकर पुराने झाव से पूछा, पुराने झाव, मैं भी घर का राशन खरीदा हूँ। मुझे अंदाजा है कि चाहे हमारे मजदूर थोड़ा ज्यादा खाते हों, फिर भी हर लंच बॉक्स पर तुम्हें कम से कम 3 युआन का फायदा होता है। हमारे यहाँ 2000 से ज्यादा मजदूर खाना खाते हैं। अगर तुम हमारा बिजनेस छोड़ दोगे तो हर महीने लगभग 20,000 युआन का नुकसान होगा। पुराने झाव हंसकर बोला, मैं तुमसे सच नहीं छिपाऊंगा। मैं जानबूझकर तुम्हारे खाने का स्टैंडर्ड घटा रहा था क्योंकि मैं तुम्हारा बिजनेस करना ही नहीं चाहता। सामने वाला स्कूल देखा, वहाँ 600 से ज्यादा छात्र हैं। वे अपनी फिगर बनाए रखने के लिए बहुत कम खाते हैं और ऊपर से कम तेल, कम नमक और कम सीजनिंग की मांग करते हैं। सिर्फ सीजनिंग का खर्च ही हर महीने काफी बच जाता है। वही 6 युआन का लंच बॉक्स उन्हें देने में मेरी कॉस्ट तुम्हारे मुकाबले 1/4 से भी कम आती है। इसलिए तुम्हारा बिजनेस न करूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। उसकी बात सही थी। लंच बॉक्स खाना पूरी तरह लोगों की अपनी मर्जी थी और हम उस पर भरोसा करते थे, इसलिए कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन सामने वाले स्कूल की तरफ देखकर मुझे मन ही मन हंसी आ गई क्योंकि वह डांस अकेडमी मेरी पत्नी की थी। स्कूल में अपना कैफेटेरिया बन चुका था, बस रेनोवेशन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए फिलहाल छात्रों को बाहर खाना पड़ रहा था। कुछ बच्चे घर से खाना लाते थे और बाकी मजबूरी में पुराने झाव के यहाँ खाते थे। लेकिन कल ही मेरी पत्नी ने बताया था कि सिर्फ 1 हफ्ते बाद कैफेटेरिया शुरू हो जाएगा। ये सोचकर मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है पुराने झाव, अगर तुम हमारा बिजनेस नहीं करना चाहते तो आज के बाद हम कहीं और खाना खा लेंगे। ये सुनते ही उसकी पत्नी घबरा गई और मुझे रोकने लगी। वह अभी भी हमारी वजह से होने वाली कमाई छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पुराने झाव ने उसे डांटे हुए कहा, चुप रह बेवकूफ औरत, इस लड़के की बातों में मत आ। कई किलोमीटर तक सिर्फ हमारा ही लंच बॉक्स स्टॉल है। बाकी जो कुछ रेस्टोरेंट हैं वहाँ एक कटोरी साधारण नूडल्स भी 18 युआन की मिलती है। क्या तुम्हें लगता है ये मजदूर इतना महंगा खाना खाएंगे? आखिर में इन्हें फिर अपना खाना घर से लाना पड़ेगा और जब तंग आकर दोबारा मेरे पास आएंगे तब यह लंच बॉक्स 6 युआन का नहीं मिलेगा, कम से कम 18 युआन दूंगा। उसका घमंडी चेहरा देखकर मुझे घिन आने लगी। मैं बाकी मजदूरों को लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसने पीछे से चिल्लाकर कहा, रुको, अभी तुमने इतना हंगामा किया कि सारे मजदूर चले गए। मैंने जो इतने सारे लंच बॉक्स तैयार किए हैं अब तुम्हें सब खरीदने होंगे। मैंने कहा, हम क्यों खरीदें, हमने तय कर लिया है कि अब यहाँ नहीं खाएंगे। वह बोला, लेकिन खाना तो मैं बना चुका हूँ, इसमें मेरा पैसा लगा है। मैंने शांत स्वर में कहा, पुराने झाव, अब तुम ही ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद कहा था कि हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और तुम हमारा बिजनेस नहीं करना चाहते, फिर अब जबरदस्ती हमें ये लंच बॉक्स क्यों बेच रहे हो? पुराने झाव ने कहा, मैंने कहा था कि तुम्हारा बिजनेस नहीं करूंगा, लेकिन वह कल से होगा। आज का खाना तो मैं पहले ही तैयार कर चुका हूँ। तुम लोगों ने पहले से कोई सूचना भी नहीं दी। अब इतने सारे लंच बॉक्स बच गए हैं, उनका मैं क्या करूँ? मैंने कहा, ठीक है, पहले यह बताओ कि कुल कितने लंच बॉक्स बचे हैं। शियाओ लियू तुरंत बोला, इंजीनियर लिन, आप इसकी इस गंदी आदत को बढ़ावा मत दीजिए, ये साफ साफ हम लोगों को परेशान कर रहा है। शियाओ लियू सही कह रहा था। पिछले 3 सालों में पुराने झाव ने इतना पैसा कमाया था कि अब वह पहले वाला गरीब और डरा सहमा इंसान नहीं रहा था जो कुछ युआन के लिए परेशान रहता था और सबसे दबकर बात करता था। अब उसने नया घर खरीद लिया था, एक नई कार भी ले ली थी। वह और उसकी पत्नी दोनों पहले से काफी मोटे हो गए थे और उनकी आवाज में भी घमंड साफ झलकने लगा था। पहले लोग उसे तंग करते थे, लेकिन अब जब कोई उसे नहीं सताता तो उसने दूसरों को सताना शुरू कर दिया था। मैंने शियाओ लियू को हाथ से इशारा किया कि वह चुप रहे। उधर पुराने झाव बचे हुए लंच बॉक्स गिनते हुए घमंडी मुस्कान के साथ खड़ा था, मानो उसे बहुत बड़ी जीत मिल गई हो। क्योंकि कुछ मजदूर पहले ही खाना खा चुके थे, इसलिए उसके पास कुल 62 लंच बॉक्स बचे थे। 6 युआन प्रति लंच बॉक्स के हिसाब से मैंने उसी समय उसे 372 युआन ट्रांसफर कर दिए। तभी वह बोला, बाकी बचे पैसे भी दो। मैंने पूछा, क्यों? वह बोला, क्यों नहीं, पिछले 3 साल में इन्होंने जितनी चिली सॉस खाई है उसकी कीमत ही 6 युआन से कहीं ज्यादा है। एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की सोचते रहोगे। उसकी झूठ को सच और सच को झूठ बनाने वाली बातें सुनकर मुझे उससे बहस करने का मन ही नहीं हुआ। मैं कुछ मजदूरों के साथ लंच बॉक्स उठाकर वापस निर्माण स्थल पर लौट आया। तभी सामने वाली डांस अकेडमी से लगभग 10-15 छात्र बाहर आए। वे अपनी अपनी कक्षा की तरफ से लंच बॉक्स लेने आए थे और हर किसी के हाथ में करीब 10-10 लंच बॉक्स थे। पुराने झाव ने उनका मुस्कुराकर स्वागत किया और थोड़ी ही देर में 400 से ज्यादा लंच बॉक्स बेच दिए। जब स्टॉल पर बहुत कम लंच बॉक्स बचे तो उसने अपना मोबाइल निकाला, पूरे स्टॉल का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया
तकिया पर डालकर शेखी बघाड़ते हुए लिखा, पुराने झाव का 6 युआन वाला लंच बॉक्स, भरपूर खाना, आज का सारा माल बिक चुका है, अब कोई बेकार में यहाँ मत आए। मैं लंच बॉक्स लेकर निर्माण स्थल पहुंचा और शियाओ लियू से कहा कि जिन मजदूरों ने अभी तक खाना नहीं खाया है उन्हें बुला लाए। मैंने कहा, आज का खाना मेरी तरफ से है, सब लोग खुलकर खाओ। तभी एक मजदूर बोला, क्या सच में इस खाने की कीमत 6 युआन है? पुराने झाव तो लोगों को देकर खाना परोसता है। छात्रों को देखते ही उसके चेहरे पर कैसी मुस्कान आ जाती है। दूसरा बोला, अरे इसलिए क्योंकि उन्हीं से उसे ज्यादा फायदा होता है। तुमने छात्रों के लंच बॉक्स में देखा भी था क्या? मुश्किल से 1-2 चम्मच चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़े से आलू और ब्रेस्ड पोर्क का एक टुकड़ा भी नहीं, सिर्फ कुछ टोफू के टुकड़े। तीसरा बोला, फिर भी छात्र खरीद लेते हैं। किसी ने जवाब दिया, वे सभी डांस सीखते हैं, उन्हें अपनी फिगर बनाए रखनी होती है, उनके लिए ऐसा खाना ही सही है। ये सुनकर शियाओ लियू को सारी बात समझ में आ गई और वह बोला, तो असली बेवकूफ तो वे छात्र हैं। सभी मजदूर बारी बारी से पुराने झाव की शिकायतें करते रहे। मैं उनकी बातें सुनते हुए वीचैट ग्रुप में एक संदेश भेजा कि कल से सभी मजदूर अपना खाना साथ लेकर आए। अगले दिन सुबह अंधेरा रहते ही मैं उठ गया। निर्माण स्थल पर 7 बजे काम शुरू होना था, इसलिए मैं 6:30 बजे ही प्रोजेक्ट ऑफिस पहुंच गया। वहां मैंने कंप्यूटर पर एक नोटिस टाइप किया, उसे 2 बार पढ़कर भाषा और भी विनम्र बना दी। उसमें लिखा था कि आज से निर्माण स्थल की तरफ से पुराने झाव के लंच बॉक्स नहीं मंगवाए जाएंगे। अब से सभी मजदूरों का दोपहर का खाना एक प्रोफेशनल केटरिंग कंपनी उपलब्ध कराएगी। ये कंपनी मैंने अचानक नहीं ढूंढी थी। पिछले महीने एक केटरिंग बिजनेस चलाने वाला मालिक निर्माण स्थल पर अपना पैम्फलेट देकर गया था। कल रात मैंने वही पैम्फलेट निकाल कर देखा और आज सुबह उसे मिलने बुला लिया। उसका उपनाम झो था। वह करीब 30-35 साल की महिला थी और पिछले 5 साल से निर्माण स्थलों पर ग्रुप केटरिंग का काम कर रही थी। उसके पास बिजनेस लाइसेंस भी था और फूड सेफ्टी लाइसेंस भी। मैंने उससे करीब आधे घंटे तक बात की। उसने कहा कि 7 युआन में एक लंच बॉक्स मिलेगा जिसमें 3 नॉन वेज डिशेज, 2 वेज डिशेज और भरपेट चावल होंगे। हर दिन ठीक 11:30 बजे खाना निर्माण स्थल के मुख्य गेट पर पहुंचा दिया जाएगा। उसने हिसाब लगाकर कहा कि 7 युआन में मुनाफा बहुत कम रहेगा, लेकिन अगर रोज 2000 लंच बॉक्स का ऑर्डर मिले तो वह काम कर सकती है। मैंने कहा कि निर्माण स्थल हर लंच बॉक्स पर 1 युआन की सब्सिडी देगा। यह सुनते ही उसने बिना सोचे कहा, ठीक है, मैं कल से ही डिलीवरी शुरू कर दूंगी। उसके जाने के बाद मैंने निर्माण स्थल के ग्रुप में नया नोटिस भेज दिया। संदेश भेजते ही पूरा ग्रुप संदेशों से भर गया। सबसे पहले शियाओ लियू ने लिखा, इंजीनियर लिन, यह बदलाव बहुत पहले कर देना चाहिए था। उसके बाद लगातार संदेश आने लगे। कोई पुराने झाव को गालियां दे रहा था, कोई कह रहा था कि उसका लंच बॉक्स तो सुअरों के खाने से भी खराब था। फिर किसी ने पूछा, नए लंच बॉक्स में सच में मांस मिलेगा ना? मैंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना जवाब दिया, 3 नॉन वेज डिशेज और 2 वेज डिशेज, कल खुद देकर फैसला कर लेना। मैंने जवाब दिया, कल खुद देख लेना। और उसके बाद बॉस जो द्वारा भेजी गई सैंपल फोटो भी ग्रुप में भेज दी। फोटो में एक बिल्कुल स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन साइट लंच बॉक्स था। सफेद चावल भरपूर मात्रा में थे, ऊपर ब्रेज चिकन, स्टर फ्राइड पोर्क स्लाइसेस और एक फ्राइड एग रखा था। साथ में स्टर फ्राइड कैबेज और स्ट्यूड पोटैटोस थे। सब्जियों का रंग ताजा था और मांस भी असली मांस था। फोटो देखते ही ग्रुप 2 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक संदेशों की बाढ़ आ गई। किसी ने लार टपकाने वाला इमोजी भेजा, किसी ने लिखा, इसे कहते हैं असली लंच बॉक्स, तो किसी ने सीधे पूछ लिया, क्या कल से ही खाना मिलेगा? मैंने सिर्फ एक शब्द लिखा, हाँ। उसी दोपहर मैंने निर्माण स्थल के अलग अलग हिस्सों के सभी फोरमैन से संपर्क किया और उन्हें हर मजदूर तक यह खबर पहुंचाने को कहा। कई बुजुर्ग मजदूर मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए उन्हें जाकर बताना जरूरी था। तभी फोरमैन लाओ झांग मेरे पास आया और बोला, इंजीनियर लिन, क्या पुराने झाव को भी इस बारे में बता दें? मैंने सिर हिलाकर कहा, जरूरत नहीं। उसने खुद कहा था कि वह हमारा बिजनेस नहीं करना चाहता, तो अब हमें भी उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। लाओ झांग मुस्कुराया, सही है, उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उसी रात मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और पूछा कि स्कूल की तरफ से नोटिस जारी हो गया या नहीं। उसने कहा, हाँ, पेरेंट्स ग्रुप में सूचना भेज दी गई है। सोमवार से स्कूल का कैफेटेरिया आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा और बाहर का कोई भी खाना स्कूल के अंदर लाना मना होगा। मैंने कहा, तुमने मेहनत की। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने भी। फोन रखने के बाद मैंने मोबाइल तकिए के पास रख दिया। कमरे में बाकी मजदूर अगले दिन मिलने वाले नए लंच बॉक्स की बातें कर रहे थे। कोई पूछ रहा था कि ब्रेज चिकन का स्वाद कैसा होगा, कोई पूछ रहा था कि उसमें मिर्च मिलेगी या नहीं। मैं उनकी बातों में शामिल नहीं हुआ। आंखें बंद की तो अचानक 3 साल पहले की याद सामने आ गई। पहली बार जब मैंने पुराने झाव को देखा था, तब वह मेरी बेटी के स्कूल के बाहर बैठा था। उसके सामने मुश्किल से 10-15 लंच बॉक्स रखे थे और उनके ऊपर मक्खियां भिन-भिना रही थीं। उसने धुल धुल कर फीकी पड़ चुकी धूसर टी-शर्ट पहन रखी थी, जिसकी बाहें तक घिस चुकी थीं। जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने डरते डरते मेरी तरफ देखा, मानो उसे डर हो कि कहीं मैं यह न कह दूं कि वह रास्ता रोक रहा है। उसी समय मुझे उसकी हालत पर दया आई थी और मैंने उससे 20 लंच बॉक्स खरीद लिए थे। आज भी मुझे उनका स्वाद याद है। चावल बिल्कुल ताजा पके हुए थे। खाना भले साधारण था, लेकिन तेल और नमक भरपूर था। ब्रेज पोर्क में असली मांस था, जिसमें चर्बी और मांस दोनों बराबर थे। स्पाइसी चिकन में मिर्च से ज्यादा चिकन था। मजदूरों ने खाना खाकर मेरी बहुत तारीफ की और पूछा कि यह कहां से खरीदा है, क्या आगे भी मिलेगा। बस उसी दिन से पुराने झाव का लंच बॉक्स स्टॉल निर्माण स्थल के पास आ गया। 3 साल में उसका बिजनेस 10-15 लंच बॉक्स से बढ़कर रोज 2000 लंच बॉक्स तक पहुंच गया। सड़क किनारे मक्खियों से घिरे बैठने वाले आदमी ने नया घर खरीद लिया, नई कार खरीद ली। लेकिन इंसान जब अपनी शुरुआत और अपने एहसान भूल जाता है, तब उससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। मैंने करवट बदली और सो गया। मुझे पता था कि अगले दिन दोपहर तक पुराने झाव को सब समझ में आ जाएगा। सोमवार को ठीक 11:15 पर बॉस जो की डिलीवरी ट्रक समय पर निर्माण स्थल के मुख्य गेट पर आकर रुकी। 2 बड़े ट्रक थे जिन पर उसकी कंपनी का नाम लिखा था। सफेद यूनिफॉर्म और मास्क पहने 4 डिलीवरी स्टाफ उतरकर बड़ी फुर्ती से इंसुलेटेड फूड बॉक्सेस नीचे उतारने लगे और उन्हें कतार में लगा दिया। मैंने पास जाकर देखा, हर लंच बॉक्स पारदर्शी प्लास्टिक के ढक्कन से बंद था। अंदर का खाना बिल्कुल वैसा
ही था जैसा फोटो में दिखाया गया था। सफेद चावल से भाप निकल रही थी, ब्रेज्ड चिकन का रंग गहरा था और स्टर फ्राइड पोर्क स्लाइसेस में हरी शिमला मिर्च साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही 11:30 बजे काम बदलने की सीटी बजी, चारों तरफ से मजदूर खाने के लिए आने लगे। डिलीवरी ट्रक देकर सब तेजी से आगे बढ़े, लेकिन लाइन में किसी ने धक्का नहीं दिया। सब आराम से अपनी बारी का इंतजार करते रहे। किसी ने आवाज लगाई, इंजीनियर लिन आइए खाना खाइए। मैंने भी एक लंच बॉक्स लिया और वहीं बैठकर खाने लगा। चावल बिल्कुल सही पके थे, सब्जियों में नमक भी ठीक था। ब्रेज्ड चिकन इतनी अच्छी तरह पका था कि चॉपस्टिक लगाते ही हड्डी से अलग हो गया। 2000 लंच बॉक्स सिर्फ 40 मिनट में खत्म हो गए। बॉस जो के लोग खाली इंसुलेटेड बॉक्सेस समेटकर ट्रक में रखकर चले गए। पूरा काम तेज, साफ और व्यवस्थित था। खाना खत्म करके मैंने खाली डिब्बा कूड़ेदान में फेंका और सड़क की तरफ देखा। पुराने झाव का स्टॉल निर्माण स्थल से करीब 300 मीटर दूर था। यहाँ से उसका सनशेड टेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन आज उस टेंट के नीचे बिल्कुल सन्नाटा था। न कोई मजदूर लाइन में खड़ा था और न कोई हाथ में लंच बॉक्स लिए आता जाता दिखाई दे रहा था। मैं वापस काम पर लौट आया। दोपहर करीब 3 बजे लाओ झांग मेरे पास आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह बोला, इंजीनियर लिन, पता है पुराने झाव का क्या हाल हुआ? मैंने कहा, नहीं। वह बोला, वह दोपहर में 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करता रहा, लेकिन एक भी मजदूर उसके पास नहीं गया। पहले तो उसे लगा कि सब लोग नाराज हैं। फिर उसने मुझे फोन करके पूछा कि क्या हुआ। मैंने उसे सब सच बता दिया। फोन पर वह काफी देर तक चुप रहा। बाद में उसने इंजीनियर ली और इंजीनियर चेन को भी फोन किया। इंजीनियर ली ने साफ कह दिया, इंजीनियर लिन ने कहा है कि तुम्हारा खाना बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, हम जैसे साधारण लोग उसे खरीद नहीं सकते, इसलिए आगे हमें फोन मत करना। मैंने सिर्फ इतना कहा, समझ गया। लाओ झांग के जाने के बाद मैं फिर काम देखने लगा। दोपहर का काम तीसरी इमारत की कंक्रीट कास्टिंग का था, इसलिए मुझे वहीं खड़ा रहना पड़ा। धूप बहुत तेज थी और कंक्रीट मिक्सर ट्रक की आवाज लगातार गूंज रही थी। शाम को काम खत्म होने पर शियाओ लियू दौड़ता हुआ आया और बोला, इंजीनियर लिन, मैं अभी पुराने झाव के स्टॉल के पास से आया हूँ। वह अभी भी वहीं बैठा है। उसके सामने लंच बॉक्स का बड़ा ढेर लगा है, उन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। वह प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा बस उन्हें देख रहा था। उसके पूरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। मैंने बस सिर हिलाया। फिर उसने धीरे से पूछा, इंजीनियर लिन, क्या सामने वाले स्कूल के छात्र भी अब उसके पास नहीं जा रहे? मैंने जवाब दिया, स्कूल का कैफेटेरिया खुल गया है, इसलिए छात्र अब वहाँ क्यों जाएंगे? शियाओ लियू बोला, जो हुआ सही हुआ। मैं अपना सेफ्टी हेलमेट उठाकर कमरे की तरफ चल पड़ा। निर्माण स्थल के गेट से निकलते समय मैंने एक बार फिर पुराने झाव के स्टॉल की तरफ देखा। सनशेड टेंट अब भी वहीं था। नीचे एक अकेली परछाई प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी। सामने मेज पर शायद वही बचे हुए लंच बॉक्स रखे थे। जून की गर्मी में दोपहर का बना खाना शाम तक निश्चित ही खराब हो चुका होगा। मुझे पुराने झाव की वही बात याद आई जिसमें वह घमंड से कहता था कि रोज सिर्फ खाना तैयार करने में ही उसे 2 घंटे पहले उठना पड़ता है। 2000 लंच बॉक्स के लिए कम से कम 150 किलो चावल पकाने पड़ते हैं, ढेर सारी सब्जियां काटनी पड़ती हैं और ऊपर से डांस एकेडमी के 600 लंच बॉक्स अलग। आज यह सब उसके सिर पर ही रह गया था। उसके अपने हिसाब से सिर्फ खाने का सामान ही कई हजार युआन का नुकसान करा चुका था, लेकिन न मुझे कोई खुशी हुई और न ही उस पर दया आई। बस यही लगा कि यह सब कितना बेकार था। कोई इंसान अपनी अच्छी भली जिंदगी को खुद अपने हाथों से कैसे बर्बाद कर सकता है। उधर कमरे में मजदूर फिर खाने की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि आज जैसा ब्रेज्ड चिकन उसने बाहर कभी नहीं खाया। कोई कह रहा था कि स्टर फ्राइड पोर्क स्लाइसेस तो उसकी पत्नी से भी अच्छे बने थे। बातों बातों में फिर पुराने झाव का जिक्र आ गया। तभी एक उम्रदराज मजदूर ने गहरी सांस भरते हुए कहा, पुराना झाव, असल में वह आदमी में अफसोस होता है। अगर शुरुआत में वह इतना लालची न बनता तो 2000 लंच बॉक्स का बिजनेस पूरे प्रोजेक्ट के खत्म होने तक आराम से चलता और वह आसानी से लाखों युआन कमा सकता था। दूसरा मजदूर बोला, वह उन्हीं लोगों में से है जिन्हें इज्जत देना भी बेकार होता है। पैसा कमाते समय उसे कभी याद नहीं रहा कि किसने उसकी मदद की थी, लेकिन अब जब नुकसान हो रहा है तो बचता रहा है। देख लेना, 2-4 दिन में वह खुद इंजीनियर लिन के पास मदद मांगने आएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस करवट बदलकर दीवार की तरफ मुंह कर लिया। टीन की दीवार पर एक छिपकली बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसका पेट धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। पुराने झाव ने 3 दिन तक किसी तरह हिम्मत बनाए रखी। इन 3 दिनों में वह रोज समय पर अपना स्टॉल लगाता रहा। पहले उसने 2000 लंच बॉक्स तैयार किए, फिर 500, उसके बाद 200 और आखिर में सिर्फ कुछ दर्जन लंच बॉक्स। लेकिन हर शाम उसे बचे हुए सारे लंच बॉक्स सड़क किनारे रखे कूड़ेदान में फेंकने पड़ते थे। चौथे दिन दोपहर मैं प्रोजेक्ट ऑफिस की मीटिंग के लिए जा रहा था। निर्माण स्थल के मुख्य गेट से गुजरते समय मैंने दूर से देखा कि पुराना झाव अपने स्टॉल के सामने खड़ा होकर गर्दन लंबी करके निर्माण स्थल की तरफ देख रहा था। उसके पास उसकी पत्नी भी खड़ी थी और दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। मैं बिना रुके आगे निकल गया। दोपहर की मीटिंग खत्म होने के बाद लाओ झांग मेरे पास आया और बोला, पुराना झाव आज डांस एकेडमी भी गया था। मैं रुक गया। लाओ झांग ने बताया, दोपहर में वह कुछ लंच बॉक्स लेकर स्कूल के गेट पर गया था। वह छात्रों को खाना बेचना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। वह गेट पर आधे घंटे से ज्यादा खड़ा रहा। बाद में कुछ छात्र बाहर निकले। उन्होंने उसके लंच बॉक्स देखे और सिर हिला दिया। एक छात्र ने उससे कहा, हमारे प्रिंसिपल ने आदेश दिया है कि अब से सिर्फ स्कूल के कैफेटेरिया का खाना ही खाया जाएगा। पुराने झाव ने पूछा, प्रिंसिपल कौन है? छात्र ने जवाब दिया, उनका सरनेम लिन है। ये सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन मैंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। लाओ झांग आगे बोला। इसके बाद पुराना झाव गेट पर बहस करने लगा। वह पूछ रहा था कि छात्रों को उसका लंच बॉक्स खरीदने से क्यों रोका जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह वहीं खड़ा रहा। फिर स्कूल का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर बाहर आया और उसने पुराने झाव से कहा कि यह स्कूल का नियम है, बाहर का बिना लाइसेंस और बिना फूड सेफ्टी परमिट वाला खाना स्कूल के अंदर नहीं लाया जा सकता। अगर उसके पास बिजनेस लाइसेंस और फूड सेफ्टी परमिट है तो वह स्कूल की आधिकारिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के जरिए आवेदन कर सकता है। लेकिन पुराने झाव के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। उसका पूरा बिजनेस शुरू से आखिर तक सिर्फ सड़क किनारे का एक अस्थायी स्टॉल था। उसका कोई स्थायी शॉप तक नहीं था। लाओ झांग ने कहा। आखिर में पुराना झाव सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसके हाथ में वही कुछ लंच बॉक्स थे जो वह बेच नहीं पाया था। 5वां दिन शुक्रवार था। शाम को काम खत्म होने के बाद मैं अपनी पत्नी को लेने स्कूल
स्कूल गया। हर शुक्रवार उसकी रात 9 बजे तक एडवांस डांस क्लास होती थी, इसलिए मैं हमेशा 5:30 बजे पहुंचकर उसके ऑफिस में उसका इंतजार करता था। जब मैं कार लेकर स्कूल के सामने पहुंचा तो मैंने पुराने झाओ को देखा। वह स्कूल के सामने सड़क के किनारे बैठा था। उसके पास एक फोम बॉक्स रखा था जिसका ढक्कन खुला हुआ था। अंदर कुछ लंच बॉक्स रखे थे। वह सिर झुकाकर अपना मोबाइल देख रहा था और डूबते सूरज की लाल रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने कार पार की, नीचे उतरा, आगे की सीट से अपनी पत्नी के लिए लाया हुआ थर्मोस कप निकाला और हाथ में लेकर स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गया। तभी पुराने झाओ ने सिर उठाया। पहले उसकी नजर मेरी कार पर गई, फिर मुझ पर। उसकी आंखें पहले सिकुड़ी और फिर धीरे धीरे पूरी खुल गईं। उसने मुझे पहचान लिया था, लेकिन शायद उसे कभी यह अंदाजा नहीं था कि मेरा इस कार से कोई संबंध हो सकता है। उसकी नजरें बार बार मेरे और कार के बीच घूमती रहीं। उसने मुंह खोला लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। तभी स्कूल का गेट खुला और मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए बाहर आई। पुराने झाओ तुरंत खड़ा हो गया। उसकी नजर मेरी पत्नी पर टिक गई। वह कई बार स्कूल के गेट पर आ चुका था, इसलिए उसने नोटिस बोर्ड पर लगी प्रिंसिपल की तस्वीर जरूर देखी होगी। उसने फिर से मुंह खोला। इस बार उसका गला हल्का सा हिला। मैंने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ स्कूल के अंदर चल पड़ा। तभी पीछे से पुराने झाओ ने कांपती आवाज में पुकारा, इंजीनियर लिन। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे गले में कुछ अटक गया हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं और मेरी पत्नी स्कूल के अंदर चले गए। पीछे सिक्योरिटी गार्ड ने लोहे का गेट बंद कर दिया। लोहे का गेट जोर से बंद होने की आवाज के साथ पुराने झाओ की आवाज बाहर ही रह गई। हम दोनों ऑफिस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते गए। खेल के मैदान के पास पहुंचकर मैंने एक बार पीछे मुड़कर गेट की तरफ देखा। लोहे की सलाखों के बीच से पुराना झाओ अभी भी सड़क के उस पार खड़ा दिखाई दे रहा था। उसका एक हाथ फोम बॉक्स पर रखा था और वह बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़ा था। मैंने फिर नजर हटा ली। सूरज अब बहुत नीचे आ चुका था। उसकी रोशनी में मैदान की सफेद लाइनें चमक रही थीं और दूर डांस क्लासरूम से पियानो की आवाज आ रही थी। मैं ऑफिस बिल्डिंग के नीचे पत्थर की बेंच पर बैठ गया, थर्मोस कप अपने पास रख दिया और मोबाइल निकाल कर देखा। निर्माण स्थल के ग्रुप में किसी ने एक फोटो भेजी थी। फोटो में पुराने झाओ का स्टॉल दिखाई दे रहा था। उसका फोम बॉक्स उल्टा पड़ा था। सारे लंच बॉक्स जमीन पर बिखरे हुए थे और पुराना झाओ वहीं बैठा दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए था। फोटो के नीचे सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, पुराना झाओ पूरी तरह टूट चुका है। मैंने मोबाइल वापस जेब में रख दिया। पत्थर की बेंच थोड़ी हिली तो मैं बैठने का तरीका बदलकर फिर शांत बैठ गया। दूर से पियानो की धुन अब भी सुनाई दे रही थी। एक धुन खत्म होती और दूसरी शुरू हो जाती। पूरे वीकेंड में निर्माण स्थल नहीं गया और घर पर अपनी बेटी के साथ समय बिताया। सोमवार सुबह जैसे ही मैं प्रोजेक्ट ऑफिस पहुंचा, शियाओ लियू दौड़ता हुआ आया और अपना मोबाइल मेरे चेहरे के सामने कर दिया। स्क्रीन पर एक लाइव स्ट्रीम रिप्ले चल रहा था। उसमें पुराने झाओ की पत्नी अपने स्टॉल के पीछे बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह रोते हुए कैमरे से कह रही थी, मैं और मेरे पति सुबह से रात तक मेहनत करके लंच बॉक्स बनाते हैं ताकि पास के निर्माण स्थल के मजदूरों को सस्ता दोपहर का खाना मिल सके। लेकिन उन मजदूरों ने 3 साल तक हमारा खाना खाया, फिर खाने में कमी निकालकर सब एक साथ आना बंद कर दिया। अब वे हर जगह हमारी बुराई कर रहे हैं। हमारा बिजनेस पूरी तरह बंद हो गया है। घर में बूढ़े माता पिता बिस्तर पर पड़े हैं, 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अब कई हजार युआन का खाना हमारे हाथों में सड़ रहा है। पीछे पुराना झाओ सिर झुकाकर खड़ा था और ऐसा चेहरा बनाए हुए था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख उसी पर टूटा हो। मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा और मोबाइल वापस शियाओ लियू को दे दिया। वह गुस्से में बोला, इंजीनियर लिन, ये कैसी बकवास कर रहे हैं? किसने उनका खाना मुफ्त में खाया? हर बार पैसे दिए गए थे। वह ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है? मैंने शांत होकर कहा, उसे जो कहना है कहने दो। शियाओ लियू और भड़क गया, क्यों? पहले उसने हमें परेशान किया, अब उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा रहा है कि हमने उसका खाना मुफ्त में खाया। अगर लोगों ने इस पर भरोसा कर लिया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? ये तो साफ साफ झूठ फैला रहा है। हमें जाकर उससे सामने बात करनी चाहिए, उसके कमेंट सेक्शन में जाकर जवाब देना चाहिए। मैंने उसे रोका और उस वीडियो के आंकड़े देखे। सिर्फ 12 घंटे में 2 लाख नहीं बल्कि 20,000 से ज्यादा व्यूज और 300 से अधिक कमेंट्स आ चुके थे। ज्यादातर लोग पुराने झाओ पर तरस खा रहे थे और मजदूरों को एहसान फरामोश कह रहे थे। कोई लिख रहा था, ये मजदूर ऐसे ही होते हैं, सस्ता खाना दो तो भी शुक्रगुजार नहीं होते। कोई कह रहा था, बिजनेस में सबसे बड़ा खतरा ऐसे गरीब और लालची ग्राहकों से होता है। हर कमेंट आंखों में चुभ रहा था। शियाओ लियू गुस्से से कांपने लगा। उसकी गर्दन की नसें तक उभर आईं। उसने कहा, इंजीनियर लिन, अब और नहीं सहेंगे। उस दिन आपने लंच बॉक्स का जो वीडियो बनाया था, क्या वह अभी भी है? मैंने कहा, हाँ, सब संभाल कर रखा है। मैंने उससे कहा, उस दिन का लंच बॉक्स वीडियो, सारे ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, स्क्रीनशॉट और बाकी सबूत इकट्ठा करके उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो। किसी को गाली मत देना, बस सच सामने रख देना। शियाओ लियू ने तुरंत मोबाइल निकाल लिया। दोपहर के खाने के समय उसने सारे सबूत पोस्ट कर दिए। उस सफेद ब्रेज़ पोर्क वाले लंच बॉक्स की फोटो जिसमें तीनों टुकड़े सिर्फ चर्बी के थे और सोया सॉस तक नहीं थी, आधा कटोरा चावल, 2 युआन में दोबारा चावल देने वाला नोटिस बोर्ड, 3 साल के सारे ट्रांसफर स्क्रीनशॉट और आखिरी दिन मेरे द्वारा भेजे गए 806 युआन का ट्रांसफर रिकॉर्ड भी। साथ में उसने सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखी, हर दिन 6 युआन, हर बार समय पर पूरा भुगतान। 3 साल में कुल 14 लाख नहीं बल्कि 14,000 से अधिक नहीं, 140,000 से अधिक युआन ट्रांसफर किए। हम जैसे साधारण लोग खाना नहीं बल्कि एहसान भूल चुके लोगों का जमीर नहीं खरीद सकते। दोपहर करीब 3 बजे जब मैंने फिर वही वीडियो खोला तो पूरा कमेंट सेक्शन बदल चुका था। शियाओ लियू की कमेंट सबसे ऊपर पहुंच चुकी थी और उसके नीचे हजारों जवाब आ चुके थे। किसी ने पुराने झाओ का वही पुराना वीडियो निकाल लिया जिसमें वह अपने स्टॉल पर खड़े होकर गर्व से कह रहा था, आज के सारे लंच बॉक्स बिक गए, अब कोई बेकार में मत आना। लोगों ने दोनों वीडियो साथ रखकर तुलना की। एक तरफ वह अपने शानदार बिजनेस का दिखावा कर रहा था और दूसरी तरफ कह रहा था कि मजदूरों ने उसका खाना मुफ्त में खाया। दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल उलट थीं। किसी ने उसी चर्बी वाले लंच बॉक्स की फोटो डालकर लिखा, ऐसा ब्रेज़ पोर्क तो कुत्ता भी सूंघ कर छोड़ दे, फिर भी 6 युआन लेते हो। किसी ने हिसाब लगाया कि दोबारा चावल के 2 युआन अलग लेने से 2000 मजदूरों से रोज 4000 युआन अतिरिक्त कमाए जाते थे। फिर पूछ रहा था, आखिर किसका शोषण हो रहा था? किसी ने पुराने झाओ के
पुराने वीडियोस भी निकाल लिए। एक में वह नई कार के सामने खड़ा हंस रहा था और दूसरे में अपने नए घर का वीडियो दिखा रहा था। शाम तक लोगों की राय पूरी तरह बदल चुकी थी। पुराने झाओ की पत्नी वाला वीडियो रिपोर्ट होकर हटा दिया गया, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट और दोबारा अपलोड किए गए वीडियोस पूरे इलाके में फैल चुके थे। अब पुराना झाओ आसपास के कई निर्माण स्थलों के ग्रुप में मजाक का विषय बन चुका था। सिर्फ हमारे ही नहीं, बगल के 2 और निर्माण स्थलों के मजदूर भी उसी चर्बी वाले ब्रेज्ड पोर्क लंच बॉक्स की फोटो एक दूसरे को भेज रहे थे। किसी ने तो मजाक में एक तुकबंदी भी बना दी, पुराने झाओ का खाना सफेद सफेद, 3 चर्बी के टुकड़े, किसी को नहीं भेज। रात करीब 9 बजे पुराने झाओ का फोन आया। मैंने स्क्रीन पर उसका नंबर 6-7 बार बजने दिया, लेकिन उठाया नहीं। उसने दोबारा फोन किया, तब भी नहीं उठाया। तीसरी बार मैंने सीधे रिजेक्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया, छोटे लिन, कृपया वे वीडियोस हटवा दो, मुझसे गलती हो गई। मैं मजदूरों से माफी मांग लूंगा। उनसे कहो कि इंटरनेट पर मेरे बारे में लिखना बंद कर दें, मेरा बिजनेस सच में खत्म हो जाएगा। मैंने मैसेज पढ़कर मोबाइल बेड साइड टेबल पर रख दिया। बाहर रात के कीड़ों की आवाज आ रही थी और हवा से टीन की छत गूंज रही थी। मैं आंखें बंद करके सो गया। अगले पूरे हफ्ते पुराने झाओ का स्टॉल पूरी तरह सुनसान रहा। सिर्फ मजदूर और छात्र ही नहीं, बल्कि पहले आने वाले सामान्य ग्राहक भी आना बंद कर चुके थे। इंटरनेट पर फैले स्क्रीनशॉट और वीडियोस ने उसकी पूरी बदनामी कर दी थी। कुछ लोग तो सिर्फ उसका स्टॉल देखने और फोटो खींचने आते थे और लिखते थे, आओ मशहूर बेईमान लंच बॉक्स स्टॉल देखो। मजबूर होकर पुराने झाओ ने पहले कीमत 5 युआन कर दी, कोई नहीं आया। फिर 4.5 युआन कर दी, तब भी कोई नहीं आया। आखिर उसने कीमत घटाकर 4 युआन कर दी और वही पुरानी चिली सॉस की बोतल भी फिर से मेज पर रख दी। उसने स्टॉल के सामने लाल कागज पर अपने हाथ से एक नया बोर्ड लिखा, 4 युआन का लंच बॉक्स, 1 नॉन वेज, 3 वेज डिशेज, मुफ्त में दोबारा चावल और सूप, साथ में घर की बनी चिली सॉस। उसकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, साफ पता चलता था कि उसने खुद लिखा है। उधर हमारे मजदूर रोज 7 युआन वाले 3 नॉन वेज और 2 वेज डिशेज वाले लंच बॉक्स खाते हुए उसके स्टॉल के सामने से गुजरते। कुछ लोग रुकर उसे देखते भी थे। एक दिन दोपहर में शियाओ लियू अपना लंच बॉक्स लेकर वहां से गुजरा। उसने ढक्कन खोलकर पुराने झाओ को दिखाया और हंसे हुए बोला, पुराने झाओ जरा देखो, इसमें चिकन लेग भी है और पोर्क रिब्स भी। फिर मुस्कुराकर बोला, और हाँ, तुम्हारे ब्रेज पोर्क में अब दुबला मांस आने लगा या अभी भी सिर्फ चर्बी ही मिलती है? अगर दुबला मांस नहीं है तो हम तो नहीं खाएंगे। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसके स्टॉल पर अब भी कई दर्जन लंच बॉक्स रखे थे। इंसुलेटेड कवर के नीचे से भाप बाहर निकल रही थी। चिली सॉस की बोतल सबसे सामने रखी हुई थी, लेकिन फिर भी एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। मैं उसके पास से गुजरा, लेकिन न रुका और न ही उसकी तरफ देखा। फिर भी मेरी नजर के किनारे से मैंने देखा कि वह ठीक वैसे ही बैठी थी जैसे 3 साल पहले बैठा करती थी, कंधे सिकुड़े हुए, दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए। उसका चेहरा सनशेड की छाया में छिपा हुआ था, इसलिए उसका भाव साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी शाम पुराने झाओ और उसकी पत्नी के बीच स्टॉल पर झगड़ा हो गया। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, बाद में मजदूरों से सुना। उन्होंने बताया कि पुराने झाओ की पत्नी ने गुस्से में स्टॉल पर रखा एक बड़ा बर्तन उठाकर जमीन पर पटक दिया, जो चकनाचूर हो गया। वह लगातार चिल्ला रही थी, तुझे बस पैसे ही दिखाई देते हैं, तूने मेहनत मजदूरी करने वालों को हमेशा नीची नजर से देखा। 2000 लोगों का बिजनेस था, तूने एक पल में छोड़ दिया। बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना? इंजीनियर लिन ने दिल से तेरी मदद की, तुझे इतना बड़ा बिजनेस दिलाया और तूने उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार किया। अब देख, कई हजार युआन का सारा खाना सड़ गया। अब भर इसकी भरपाई किस चीज से करेगा? पुराना झाओ एक तरफ खड़ा था। उसने कई बार मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन हर बार चुप रह गया। आखिर में दोनों पति पत्नी बिना कुछ बोले स्टॉल समेटने लगे। जो भी लंच बॉक्स नहीं बिके थे उन्हें उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। यहाँ तक कि चिली सॉस की बोतल भी पुराने झाओ ने उठाकर जमीन पर पटक दी। लाल चिली सॉस चारों तरफ फैल गई और जमीन पर ऐसा लग रहा था मानो खून बिखरा हो। जब मजदूर मुझे यह सब बता रहे थे, तब मैं कमरे में बर्तन धो रहा था। मुझे पता था कि पुराना झाओ अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। हर दिन स्टॉल लगाने में उसका खर्च कम नहीं था। चावल, सब्जियां, मांस, सीजनिंग, गैस और सामान ढोने वाली 3 पहियों की गाड़ी का फ्यूल, सब में पैसा लगता था। पहले जब वह 2000 से ज्यादा लंच बॉक्स बेचता था तो यह खर्च आसानी से निकल जाता था, लेकिन अब पूरे दिन में मुश्किल से कुछ लंच बॉक्स बिकते थे। हर बार स्टॉल लगाने का मतलब सिर्फ नुकसान था। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसने घर और कार दोनों लोन पर खरीदे थे। हर महीने की EMI उसके बिजनेस के खराब होने से बंद नहीं होने वाली थी। मुझे उसकी हालत देखकर खुशी नहीं हो रही थी। सच कहूं तो दिल के किसी कोने में भारीपन था। 3 साल पहले जब मैंने उसकी मदद की थी, तब वह पूरी तरह सच्चे मन से की थी। मैं उसके परिवार की हालत जानता था। बूढ़े माता पिता बिस्तर पर थे, बच्चे पढ़ रहे थे और पूरे परिवार का बोझ उसी के कंधों पर था। उस समय मुझे लगा था कि वह मेहनती और ईमानदार इंसान है। जिंदगी मुश्किल जरूर है, लेकिन वह मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। मुझे कभी नहीं लगा था कि पैसा किसी इंसान को इतना बदल सकता है, या शायद पैसे ने उसे बदला ही नहीं बल्कि उसका असली चेहरा सामने ला दिया। अगर कोई इंसान दिल से ही तुम्हें नीचा समझता है तो गरीबी में वह बस अपनी भावना दबाकर रखता है, लेकिन जैसे ही पैसा आ जाता है वह खुद को रोक नहीं पाता। इसका पैसे से कोई संबंध नहीं होता, यह उसके असली स्वभाव का सवाल होता है। कुछ ही समय बाद पुराने झाओ ने एक और बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। उसका स्टॉल लगभग आधे महीने तक सुनसान पड़ा रहा। इन 15 दिनों में वह कभी स्टॉल लगाता, कभी नहीं। मुझे नहीं पता कि वह कहीं और भी लंच बॉक्स बेच रहा था या नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर हर दिन बढ़ती थकान और मायूसी देखकर साफ समझ में आता था कि उसकी हालत अच्छी नहीं थी। असली घटना एक बुधवार को हुई। उस दिन दोपहर में निर्माण स्थल के पास वाली एक छोटी सुपरमार्केट की मालकिन मेरे पास आई। उसने बताया कि सुबह उसने पुराने झाओ के 2 लंच बॉक्स खरीदे थे और नाश्ते में खाए थे, लेकिन दोपहर होते होते उसे तेज दस्त शुरू हो गए। मैंने पूछा, हालत ज्यादा खराब है क्या? उसने कहा, मैं क्लिनिक गई थी, वहाँ IV ड्रिप लगवाई। डॉक्टर ने कहा कि गंदा खाना खाने की वजह से एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है। मैंने कहा, फिर पुराने झाओ के पास जाओ। उसने सिर हिलाकर कहा, उसने तो स्टॉल ही हटा लिया है, अब वह कहीं दिखाई नहीं देता। इसके बाद मुझे लगातार
2-3 और लोगों के बारे में भी पता चला जिन्होंने पुराने झाव के लंच बॉक्स खाए थे और उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। वे सभी आसपास के सामान्य ग्राहक थे, निर्माण स्थल के मजदूर नहीं। सभी को लगभग एक जैसे लक्षण हुए थे, उल्टी, दस्त और पेट खराब। लोग कहने लगे कि शायद पुराने झाव ने एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए थे क्योंकि उसका लंच बॉक्स बिक नहीं रहा था और कुछ दिनों तक यह बात चलती रही। किसी ने पुलिस में शिकायत की या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पुराने झाव के स्टॉल के पास वाली दुकान के मालिक सीधे उसके पास पहुंच गए। उस मकान मालिक का सरनेम ली था, सब उसे बॉस ली कहते थे। पुराने झाव का स्टॉल भले ही खुले में लगता था, लेकिन जिस जगह पर वह स्टॉल लगाता था और जहां से पानी बिजली लेता था वह जगह बॉस ली से किराए पर ली हुई थी। बॉस ली बड़ा चालाक आदमी था। जैसे ही उसे पता चला कि पुराने झाव के लंच बॉक्स खाकर कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं, उसी दोपहर वह लोगों को लेकर स्टॉल खाली करवाने पहुंच गया। पुराना झाव जाने को तैयार नहीं था। बॉस ली उसके सामने खड़ा हुआ और हाथ में रेंटल कॉन्ट्रैक्ट लेकर बोला, पुराने झाव खुद पढ़ ले। कॉन्ट्रैक्ट की 8वीं धारा में साफ लिखा है कि किराएदार किसी भी तरह का गैर कानूनी या नियमों के खिलाफ बिजनेस नहीं करेगा। तेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है और अब तेरे खाने से लोग बीमार भी हो गए हैं। मैं अब यह जगह तुझे किराए पर नहीं दे सकता। पुराना झाव गिड़गिड़ाकर बोला, भाई ली, मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं तुरंत सारे लाइसेंस बनवा लूंगा। बॉस ली ने सिर हिलाया, मामला सिर्फ लाइसेंस का नहीं है, तेरी बदनामी हो चुकी है। तू यहाँ स्टॉल लगाएगा तो मेरे दूसरे किराएदारों का बिजनेस भी खराब होगा। बगल में जो नई मिल्क टी शॉप खुलने वाली थी उसने भी तेरी वजह से यहाँ दुकान खोलने से मना कर दिया है। पुराने झाव ने धीरे से पूछा, तो पेनल्टी कितनी लगेगी? बॉस ली बोला, कॉन्ट्रैक्ट में अभी 8 महीने बाकी है, हर महीने 1500 युआन किराया है, 2 महीने का बकाया किराया और पेनल्टी मिलाकर कुल 14,000 युआन देने होंगे। ये सुनते ही पुराने झाव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी पत्नी ने पीछे से उसका कपड़ा पकड़ लिया। आखिर उसने मेज छोड़ दी। दोनों पति पत्नी चुपचाप अपना सामान समेटने लगे। सारे बर्तन, भगोने और सामान 3 पहियों वाली गाड़ी पर लाद दिए। 4 युआन वाले लंच बॉक्स का लाल कागज वाला बोर्ड हवा से उड़कर नीचे गिर गया। पुराना झाव झुकर उसे उठाने लगा। 2 पल तक उसे घूरता रहा और फिर बिना कुछ बोले गाड़ी में रख दिया। ये सब भी मुझे बाद में शियाओ लियू ने बताया। वह उस दिन टहलते हुए वहीं से गुजरा था। 3 दिन बाद पुराना झाव हमारे निर्माण स्थल पर आया। सही कहूं तो वह निर्माण स्थल के मुख्य गेट के बाहर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। उस दिन मैं सुबह से तीसरी इमारत की छत पर कंक्रीट पोरिंग का काम देख रहा था और दोपहर में नीचे उतरा। जैसे ही गेट के पास पहुंचा मैंने देखा कि चौकीदार के कमरे के पास की सीढ़ियों पर एक आदमी बैठा है। उसका हाल बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 साल पहले पहली बार देखा था। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई। जैसे ही उसने मुझे निर्माण स्थल से बाहर आते देखा वह तुरंत खड़ा हो गया। शायद देर तक बैठा रहने से उसके पैर सुन्न हो गए थे। वह लड़खड़ाया और लगभग गिर ही पड़ा। उसने चौकीदार की दीवार पकड़कर खुद को संभाला और मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन 2 कदम चलकर रुक गया। अब उसमें आगे आने की हिम्मत नहीं थी। मैं वहीं खड़ा रहा। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखें लाल हो चुकी थीं। वह कांपती आवाज में बोला, छोटे लिन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने शांत होकर पूछा, पुराने झाव, अब यहाँ क्यों आए हो? वह लगभग रोते हुए बोला, छोटे लिन, मजदूर भाइयों से कहो कि फिर से मेरे यहाँ खाना खाने आ जाए। मैं अब कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लूंगा। लंच बॉक्स 5 युआन में दूंगा, नहीं 4 युआन में भी दे दूंगा। चिली सॉस जितनी चाहे मिलेगी। दोबारा चावल और सूप भी बिल्कुल मुफ्त होगा। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, पुराने झाव, 3 साल पहले मैंने तेरी मदद इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा था कि तू मेहनती इंसान है, लेकिन जैसे ही तेरे पास पैसा आया तू अपनी जड़ें ही भूल गया। जिन लोगों के पसीने से तूने पैसा कमाया तूने उन्हीं को नीची नजर से देखना शुरू कर दिया। याद है तूने उन्हें गरीब और भूखा कहा था। तूने कहा था कि मेहनत मजदूरी करने वाले सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। तूने खुद कहा था कि 6 युआन में छात्रों का लंच बॉक्स बनाना हमारे मुकाबले सिर्फ 1/4 खर्च में पड़ता है और हमारा बिजनेस न करना ही बेहतर है। मैं थोड़ा रुका और फिर बोला, पुराने झाव, ये कटोरा तू खुद ही संभाल नहीं पाया। आज जो कुछ हुआ है उसकी वजह मैं नहीं, तू खुद है। इसके बाद की बातें मुझे धीरे धीरे दूसरों से पता चली। पुराने झाव ने अपना नया घर बेच दिया। उसने वह घर 60 लाख नहीं बल्कि लगभग 60,000 अधिक वान युएन में खरीदा था और लोन अब भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। जल्दी बेचने की मजबूरी में एजेंट ने कीमत बहुत कम लगवाई। आखिरकार घर 48 लाख, कहानी के अनुसार 4.8 लाख युआन में बिक गया। लोन और बाकी सारे चार्जेस काटने के बाद उसके हाथ में 10 लाख नहीं बल्कि 10,000, कहानी के अनुसार 10 वान युएन से भी कम ही बचे। उसने अपनी कार भी बेच दी। सेकंड हैंड कार डीलर ने बहुत कम कीमत लगाई। उसकी पत्नी ने खूब झगड़ा किया, लेकिन आखिर में दोनों चुप हो गए। शायद बच्चों की वजह से, शायद इसलिए कि उनकी जिंदगी इस हालत तक पहुंच चुकी थी कि अब अलग होना भी आसान नहीं था। ये सारी बातें मुझे लाओ झांग ने बताई। वह निर्माण स्थल के आसपास के लोगों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए हर खबर उसे मिल जाती थी। मैंने सब सुना और फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गया। बॉस जो के लंच बॉक्स रोज समय पर आने लगे। मजदूर चैन से खाना खाते थे। कभी कभी कोई पुराने झाव का जिक्र कर देता, लेकिन बात वहीं खत्म हो जाती। अब कोई उसके लिए तरस भी नहीं खाता था और न ही कोई उसे गालियां देता था। समय के साथ इंटरनेट पर उसके सारे वीडियोस भी लोगों की यादों से गायब हो गए। पुराने झाव का नाम भी नई नई खबरों के बीच कहीं खो गया, जैसे नदी में फेंका गया एक छोटा पत्थर कुछ पल लहरें बनाकर हमेशा के लिए डूब जाता है। अगस्त में मुझे पता चला कि पुराने झाव का बड़ा बेटा पढ़ाई छोड़ चुका है। वह इस साल 12वीं में था। पुराने झाव हमेशा कहता था कि उसकी पढ़ाई अच्छी है, खासकर प्रैक्टिकल एग्जाम में वह हमेशा आगे रहता है और आराम से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अब घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह पढ़ाई जारी रख सके। ट्यूशन फी और बाकी खर्च मिलाकर हर साल 2-3 लाख नहीं बल्कि 2-3 वान युएन लगते थे और पुराना झाव अब वह पैसा नहीं जुटा सकता था। उसका नाम झाव लेई था। उम्र 18 साल। कद बहुत ऊंचा नहीं था लेकिन शरीर मजबूत था। मैंने उसे पहली बार तब देखा जब निर्माण स्थल पर अस्थायी मजदूरों की भर्ती हो रही थी। सितंबर की शुरुआत थी और मौसम अब भी गर्म था। मैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के बाहर सामान आने की सूची देख रहा था। तभी शियाओ लियू एक लड़के को लेकर आया। मैंने सिर उठाकर देखा। एक दुबला पतला जवान लड़का उसके पीछे खड़ा था। धूप से उसका रंग थोड़ा सांवला पड़ गया था, लेकिन साफ दिख रहा था कि असल
असल में उसका रंग गोरा है। उसने पुरानी स्पोर्ट्स जैकेट पहन रखी थी और उसकी पैंट के घुटने पर बड़ा सा चीरा था। उसने अपनी आईडी कार्ड मेरे सामने बढ़ाई। मैंने लेकर देखा, नाम झावले, जन्म वर्ष 2006। उसी पल मुझे सब समझ में आ गया। वह धीरे से बोला, मैं कोई भी काम कर लूंगा, ईंट उठाना हो या सीमेंट ढोना, सब कर लूंगा। मैंने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा पिता कौन है। उसने तुरंत सिर झुकाकर जवाब दिया, मेरे पिता की गलती उनकी है, मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ। मैंने पूछा, निर्माण स्थल का काम बहुत कठिन होता है, पहले कभी किया है? वह अपने कपड़ों का किनारा मरोड़ रहा था। उसकी उंगलियों के जोड़ बहुत खुरदरे थे, वे किसी छात्र के हाथ नहीं लगते थे। मुझे याद आया कि जब पुराना झाव अच्छा इंसान था, तब यही लड़का छुट्टियों में उसके साथ काम करता था। सब्जियां ढोता था, मांस काटता था और हजारों लंच बॉक्स धोता था। मैंने उसे कोई परेशानी नहीं दी। मैंने शियाओ लियू से कहा कि उसे निर्माण स्थल के कैफेटेरिया ले जाए, वहां एक सहायक की जरूरत थी। रोज सुबह 5:30 बजे उठकर सब्जियां धोना, काटना, दोपहर में खाना बांटना और बाद में मेज साफ करना। खाना और रहने की सुविधा के साथ महीने के 800 युआन मिलते थे। ईंट ढोने से काम हल्का था, लेकिन खाली भी नहीं था। झाओ लेई ने काम शुरू किया और पूरी ईमानदारी से मेहनत करने लगा। हर सुबह सबसे पहले पहुंचता, रसोइयों के साथ तैयारी करता और दोपहर में सर्विंग काउंटर पर खड़ा होकर खाना परोसता। वह हर मजदूर की प्लेट भर कर देता। कोई भी उसके काउंटर से कम खाना लेकर नहीं लौटता था। एक दिन कुछ मजदूरों ने उसे पहचान लिया और बोले, अरे ये तो पुराने झाओ का बेटा है। झाओ लेई ने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ का बड़ा चम्मच लगातार चलता रहा। वह आराम से सब्जी निकालकर हर प्लेट में बराबर मात्रा में डालता रहा। कैफेटेरिया के शेफ जो ने मुझसे कहा, झाओ लेई बहुत मेहनती लड़का है, कभी काम चोरी नहीं करता, कभी शिकायत नहीं करता, जो काम कहो चुपचाप कर देता है, बस बहुत कम बोलता है। हर शाम काम खत्म होने के बाद अकेले कैफेटेरिया के पीछे वाली सीढ़ियों पर बैठकर देर तक होया रहता है। एक दिन दोपहर में खाना लेने कैफेटेरिया गया। उस समय झाओ लेई ही सर्विंग काउंटर पर खड़ा था। जैसे ही उसने मुझे प्लेट लेकर आते देखा, उसके हाथ का चम्मच एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने मेरे लिए भरकर एक बड़ा चम्मच ब्रेज्ड पोर्क रिब्स निकाले। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने तुरंत सिर झुका लिया। उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गई थी। उसने चम्मच के पिछले हिस्से से उन पोर्क रिब्स को मेरी प्लेट में अच्छी तरह दबाकर जमा दिया। मैं अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। पोर्क रिब्स इतने नरम थे कि चॉपस्टिक लगाते ही हड्डी से अलग हो जाते थे। मसाले का रंग भी गहरा था। मैंने 2 और खाए और अचानक मेरा हाथ रुक गया। मेरे दिमाग में 3 साल पहले की वही पहली लंच बॉक्स घूम गई जो पुराने झाओ ने मुझे खिलाई थी। उस समय उसका ब्रेज्ड पोर्क भी बिल्कुल इसी रंग का था। पोर्क बेली में चर्बी और मांस का संतुलन बिल्कुल सही था और स्वाद भी कमाल का था। मैंने चॉपस्टिक नीचे रख दी, फिर दोबारा उठाई और आखिर पूरी प्लेट खत्म कर दी। शाम को काम खत्म होने के बाद मैं झाओ लेई को ढूंढने कैफेटेरिया किचन गया। वह पीछे बर्तन धो रहा था। नल का पानी तेज आवाज के साथ बह रहा था। मैंने उसके पास जाकर कहा, झाओ लेई, अपने पिता की गलती कभी मत भूलना। जिंदगी में चाहे कितना भी पैसा कमा लेना, लेकिन उन लोगों को कभी छोटा मत समझना जिनके हाथों पर मेहनत की मिट्टी लगी होती है। उसने धीरे से सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। मैंने और कुछ नहीं कहा, मुड़कर किचन से बाहर निकल आया। जब मैं कैफेटेरिया से बाहर निकला तब तक शाम ढल चुकी थी। निर्माण स्थल पर लगे बड़े टावर क्रेन की लाइटें जल चुकी थीं और उनकी सफेद रोशनी दूर तक फैल रही थी। दूर बुलडोजर अब भी लगातार गरजते हुए काम कर रहा था। जब मैं अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो एक बार पीछे मुड़कर कैफेटेरिया की तरफ देखा। किचन की लाइट अब भी जल रही थी। खिड़की पर झुकर बर्तन धोते हुए एक आदमी की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। लगभग 2 महीने बाद मैं उस सड़क से गुजरा जहाँ कभी पुराने झाओ का स्टॉल लगा करता था। अब वहाँ कुछ भी नहीं था। सनशेड टेंट हट चुका था। खाली जगह को साफ करके वहाँ एक छोटा सा पोर्टेबल कैबिन बना दिया गया था। उसके बाहर सफेद और नीले रंग का एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, मजदूर सेवा केंद्र। यह जगह मजदूरों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करके बनवाई थी। अंदर एक माइक्रोवेव, वाटर डिस्पेंसर, कुछ मेज कुर्सियां रखी थी। दीवार पर निर्माण स्थल के सेफ्टी रूल्स और जरूरी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स चिपके हुए थे। एक कोने में रेफ्रिजरेटर रखा था जिसमें कुछ इमरजेंसी मेडिसिन और बोतल बंद पानी रखा हुआ था। माइक्रोवेव के पास वाली मेज पर एक कांच का बड़ा जार रखा था। उसमें गहरे लाल रंग की चिली सॉस भरी हुई थी। यह हमारे साथी लाओ चेन की पत्नी ने बनाई थी। स्वाद में बहुत नमकीन और तीखी थी, लेकिन चावल के साथ कमाल की लगी थी। मैं उस सेवा केंद्र के दरवाजे पर कुछ देर खड़ा होकर सब देखता रहा। अंदर कुछ मजदूर बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे। वे अपने घर से लाए हुए लंच बॉक्स को माइक्रोवेव में गर्म करके अभी अभी निकाले थे और उनसे सफेद भाप उठ रही थी। एक मजदूर ने चॉपस्टिक से भरपूर चिली सॉस निकालकर अपने चावल में मिला ली और पसीना बहाते हुए बड़े मजे से खाने लगा। धूप पोर्टेबल कैबिन की खिड़की से अंदर आ रही थी। उसकी किरणें उस कांच के जार पर पड़कर एक छोटी सी चमक बनाती थीं जो दीवार पर धीरे धीरे हिल रही थी।